एक बोर्ड लगा था वहाँ द पर। ग्रेट चमार, वो भी मेरा घर नहीं है, वो मुझसे 12 किलोमीटर गढ़खौली। दूर। गढ़कोली। ठीक है, घटना में किताब लिखूं तो रूह कांप जाएगी। लिखेंगे कभी? भीम आर्मी जो आई, ये जरा मुझे समझाइए, क्योंकि भीम आर्मी का जो चर्चा सबसे ज्यादा लोगों ने सुनी 2018 में, जब सहारनपुर में जब वो बवाल हुआ। 17 में 17 18 में तो आप अरेस्ट 17 में हुए तो थे। मैं जेल चला गया। आप जेल चले गए थे, हाँ। तो ये जो उस समय भीम आर्मी की बड़ी चर्चा हुई, आपने कब ये बनाई और ओरिजिनली किस बात के लिए बनाई थी? 2013 में जब मेरे फादर चले गए 11 जनवरी को, उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी को जीता था, मेरे बहुत सारे सपने थे, लेकिन 12 जनवरी को मैंने तय किया कि मेरा पूरा जीवन जो है इस जो गैर बराबरी है उसके खिलाफ लगेगा पूरा जीवन। ठीक है, मेरे पिता मेरे हीरो थे, और जब मैंने अपने हीरो को खोया तो मैंने तय किया कि मैं आज से अपने लिए नहीं जीऊँगा। तो मैंने इस संघर्ष को शुरू किया। 2014 में एक बहुत शानदार शख्सियत, हमारे जो लीडर हैं विनय तन सिंह जी, उनसे मेरी भेंट हुई। जबकि हम वहीं रहते थे, वो अपना काम करते थे, लेकिन फिर एक चर्चा हुई किसी विषय को लेकर। तो मैंने उनसे कहा कि यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम अपनी आंखों के सामने सबको जोड़ते हुए देख रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर हम कोशिश करें तो एक बड़ी ताकत हम लोग बना सकते हैं। पहले दिन उनको मेरी बात बहुत सीरियसली नहीं लगी, लेकिन 3-4-5 दिन की चर्चा के बाद, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, वो संघर्षशील आदमी हैं, तो फिर इस बात ने रफ्तार पकड़ी। और इसी बीच जो है वो स्कूल छात्रों वाला झगड़ा भी हुआ, सेकंड फेस उसका आया। और जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने उस विवाद में सामना किया। ये सहारनपुर की बात कर रहे हैं, सहारनपुर में जो हुआ था। ये मैं 14 की बात कर रहा हूँ, हाँ, स्कूल 14 वाले की। डिस्क्रिमिनेशन का जो समझ सेकंड गए। फेस है, स्कूल मेरे वाला बाद था। जो बच्चों के साथ हुआ वो इंसिडेंट, और उसके बाद हजारों ऐसे इंसिडेंट्स हैं। बहुत और सारे जो लोग आपका आए। जो इलाका है वहाँ, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, सबसे अधिक वहाँ जो आपस का ये संघर्ष था वो दलित और ठाकुरों के बीच ही था। मेरे ख्याल से सहारनपुर में आगे चल के जो हुआ, जिसमें आप MSA लगाने, उसकी भी पृष्ठभूमि वही थी। देखिए, ऐसा है, अब धीरे धीरे चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। जो इंसिडेंट हुए हैं, 2016 वाला हुआ हो, जहाँ बोर्ड लगा हुआ था एक बोर्ड लगा था वहाँ पर। द ग्रेट चमार का, हाँ हाँ। वो भी मेरा घर नहीं है, वो मुझसे 12 किलोमीटर गढ़खौली। दूर। गढ़कोली। गढ़खौली, हाँ। मैं छुटमलपुर में रहता हूँ, आप वो मेरा घर छुटपुर- नहीं है। आप रहते छुटपुर में, हाँ। कई बार बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार लिखते हैं, मैं सोचता हूँ कि उनकी सेहत सलामत रहे, क्योंकि उनको क्या नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, आप रहने वाले छुटपुर के हैं, वो गढ़खौली का है। मुझसे 12 किलोमीटर दूर है। हाँ। मगर वो लिख देते हैं कि उनका गांव। मैं सोचता हूँ कि आज क्या, कहाँ स्तर कितना गिर गया मीडिया का, कि बिना किसी जांच के, बिना पड़ताल तो के। आपने उस बोर्ड का जिक्र किया, बोर्ड का जिक्र वो 16 की घटना है। 16 की, हाँ। तो वो बोर्ड जो लगा था उसका क्या, उसके पीछे वो क्या? एक विवाद हुआ हाँ। गांव में ही, और गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि मैं उन गांव में, हम लोग पाठशाला चलाते थे। जैसे मैंने आपको 2014 से किस्सा शुरू हो गया, पाठशाला हमारा पहला प्रमुख काम था, भीम आर्मी पाठशाला, जिसमें बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, राइट्स के प्रति, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, हमारी नहीं है। हम तो नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है। ये आपकी जो पाठशाला चल रही थी उसकी बात आप बता हाँ। रहे हैं, समझ गए मैं। तो उस पाठशालाओं को हमने चला के जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया। फिर 16 में इंसिडेंस हुआ बोर्ड वाला। मैं कहीं था तो मुझे फ़ोन आया कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, आपको आना चाहिए। आप उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि हम आपके साथ मतलब हैं। इस बोर्ड को लगाने में आपका कोई भूमिका नहीं थी, उन लोगों ने लगाया था? वो गांव के लोगों ने लगाया। गांव के लोगों ने लगाया था। गांव के लोगों ने लगाया, मेरी जानकारी में लगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर गांव के लोगों की इच्छा थी कि हम अपनी जमीन पे अपना बोर्ड लगाना चाहते हैं। जब दूसरे लोग लगाते हैं, हमें किससे ऐतराज नहीं, तो हम अपना लगाते हैं, किसको ऐतराज नहीं चाहिए। जबकि वो ऐतराज हुआ, उसका विवाद हुआ, गाँव के लोगों ने मुझे बुलाया, मैं गया, फिर वो एक बड़ा झगड़े के रूप में हो गया। फिर समाज के लोगों ने आशीर्वाद सहयोग दिया, तो सिर्फ सरकारों को झुकना पड़ा, रिहा करना पड़ा। फिर 17 वाला इंसिडेंट हुआ। वो जिस जगह इंसिडेंट हुआ वो मुझसे 60 किलोमीटर दूर है। उस दिन तो मैं इस प्रदेश में भी नहीं था, जब 17 वाला हुआ। हाँ, मैं दूसरे प्रदेश में, उत्तराखंड में था, किसी काम गया था, वापस वहीं था तो खबर आई। तो मैंने अपने जो मुझसे सीनियर लोग, मतलब मेरे साथ के लोग हैं, मेरे कलीग से, उनको कहा कि आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। शाम तक मैं भी वहाँ पहुँचा, तब तक वो घटना हो चुकी थी। उसके बाद फिर और कई घटनाएं, जिसमें पुलिस के साथ एक विवाद हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ विवाद हुआ। वो सब सेकंड फेज में हुआ, लेकिन पहले जो फेज में हुआ 9 मई को, उसमें बहुत सारा जो है अन्याय अत्याचार, 5 मई को बहुत सारा अन्याय अत्याचार हुआ शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, और उन्हीं को पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा था। इसलिए विरोध करना पड़ा। और विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब हमारे लोगों पर जुल्म होगा तो हम क्या करेंगे? चुप बैठ के तमाशा थोड़ा देखेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए जब आप दोनों इंसिडेंट की बात करते हैं, दोनों तीनों इंसिडेंट में वो सामने
एक ही पक्ष के लोग थे। आपका जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में, मैंने आपके बारे में पढ़ना कि आपको तो सालों से जानता हूँ, लेकिन फिर भी जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा कुछ चीज़ें बड़ी ऐसी थी जो ध्यान खींच रही थी। जैसे कि आपका वो जो भीम आर्मी का दौर मैंने जब पढ़ा, वो कॉलेज टाइम जो था, स्कूल टाइम जो था, उस समय क्या ऐसा था जो आपको इंस्पायर कर रहा था कि नहीं हमको करना? आप ऐसा क्या देख रहे थे? आपकी आंखों के सामने सहारनपुर में क्या चल रहा था जो आज आपको यहाँ ले आया? मैं गांव में जन्मा, हालांकि अब मेरा गांव कस्बा हो गया, एक अच्छी आबादी वहाँ रहती है। 3 भाई 3 बहन, बड़ी बहनें हैं, तो बहुत कुछ देखा जीवन में, और किस तरह से गरीब परिवार संघर्ष करता है, रोटी रोटी के लिए किस तरह से जूते खींचते हैं, ये मैंने देखा। पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और माँ हाउस वाइफ। हम जब बताते हैं तो यही कहते हैं हाउस वाइफ, मगर हम ये नहीं बताते कि माँ सिर्फ हाउस वाइफ नहीं होती, माँ घर चलाने के लिए भी बहुत कुछ कीमत चुकाती है। तो मेरी माता जी, क्योंकि एक आदमी की सैलरी में 6 लोगों का, 8 लोगों का परिवार, जिनमें 3 बेटियों की शादी, उनकी पढ़ाई, तीनों बेटों की पढ़ाई, उनके शादी, उनके खर्चे, ऋतुएं बदलती हैं। हमारे यहाँ साल में 3 टाइम शादी ब्याह होते हैं, तमाम तरह खर्चे होते हैं। तो मेरी माँ खेत से घास ला के, पशु पाल के, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता था उसको, जिसको हम पिताजी के सामने नहीं रख पाते थे, छोटे बच्चे होने का, उसको पूरा करते थे। और इस तरह से गरीबी में हमने जीवन बिताया। लेकिन एक समय जब पिताजी बीमार हुए और मैं दिल्ली उनको लेके आया, दिल्ली हार्ट एंड लंग्स में ये कंफर्म हुआ विजिट रिपोर्ट के आधार पे कि उनको कैंसर है, लंग्स कैंसर। रक्षाबंधन का दिन था, मेरे लिए बड़ा कठिन था। पूरा देश जो इस व्यवस्था को मानता है, जो रक्षाबंधन के त्यौहार को मानता था, वो राखी बंधवा रहा था अपनी बहनों से, और मैं अपने पिताजी को लेकर यहाँ 2-2.5 घंटे तक हॉस्पिटल के कोने में रोता रहा, अपनी सिसकियों को छिपाता रहा कि किसी दूसरे को एहसास ना हो कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पिता मेरे हीरो थे। और जब मुझे पता लगा कैंसर के नाम से डर लगता है, और कैंसर का अंत हम जानते हैं। जैसे आपको ये पता होता है कि आपकी मंजिल एक जगह निश्चित होती है कि वहाँ आपको पहुँचना है, और आप चल दी हैं, तो ये होता है कि घंटे शेष होते हैं कि इतने घंटे बाद पहुँच जाएंगे। तो मन में उम्मीदें होती है कि इसके बाद क्या, जैसे कोई बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हो, या कोई अपने घूमने के लिए कहीं जा रहा हो। तो जब कैंसर हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अब ज़्यादा दिन पिताजी हमारे बीच नहीं रहेंगे। उस बीच में जो मैंने झेला, जो खामियां मैंने देखी, कास्ट फैक्टर, ये वो सब चीज़ें एक जगह तक है मेरी लाइफ में। लेकिन गरीबी भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसको नकारा नहीं जा सकता। मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना था, लेकिन हम पे इतने पैसे नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा पाए। पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे आपके पास? किस सन की बात होगी? ये 2011 की बात है। 2011? हाँ, मतलब पिछला दशक अभी। हाँ। फिर पैसे के साथ जब मैं उनको यहाँ दिल्ली हार्ट एंड लंग्स में कंफर्म हुआ तो एम्स लेके गए। मेरे भैया भी साथ हैं, वो उत्तराखंड में हैं, सचिवालय में, वो भी मेरे साथ थे। हमने कोशिश की कि वो यहाँ भर्ती हो जाए, लेकिन यहाँ एम्स की, और आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। आज हम सांसदों के लेटर लिखते हैं तो वो लेटर वहाँ फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। एडमिशन क्यों नहीं मिल पाया पिताजी को आपके एम्स में? क्योंकि एम्स में एडमिशन, वो उसके लिए सोर्स की ज़रूरत है, आपकी पॉलिटिकल पहचान होनी चाहिए। अगर एम्स से बाहर कहीं कराना चाहते हैं तो इतने साधन आपके पास होने चाहिए कि आपके ATM हो, कि आपको अपना घर ना बेचना पड़े, आपको कर्ज ना लेना पड़े, ज़मीन गिरवी ना रखनी पड़े। तो जब मैं ये नहीं करा पाया, उस दिन मेरे मन में चिंता हुई, क्योंकि मैं चाहता था मेरे पिताजी जिए। और जब 11 जनवरी 2013, क्योंकि जनवरी आने वाला है, और जिस दिन 11 जनवरी आएगा उस दिन, वो दिन ऐसे होते हैं कि मेरे लिए खुद को संभालना, जबकि मैं संभाल लेता हूँ, बहुत बहादुर जिम्मेदार हूँ मैं, लेकिन मैं कष्ट में होता हूँ।
तो 11 जनवरी 2013 जब मैंने अपने पिता को खोया, उस दिन मैंने तय किया था कि ये लड़ाई किसी के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, कोई और आके लड़े। जिस तरह से यहाँ गरीबों की बेकदरी हो रही है और गरीब अपने परिवार के लोगों को आज़ादी के 70 साल बाद भी आत्म 75 में प्रवेश कर गए, लेकिन उस समय 60, आप समझिए कि 60 साल के बाद भी अगर किसी के सामने सिर्फ पैसे की कमी कारण किसी की जान चली जाती है, अपने परिवार किसी चहेते की, तो ये अच्छा नहीं। उस दिन मैंने ठाना, टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट, पिताजी का ना रहना। हाँ, पिताजी का 11 जनवरी 2013। हाँ। एक बात ये रही। दूसरा एक पहलू जो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपने क्या ऐसा झेला, चंद्रशेखर क्या झेल रहे थे? मैंने पढ़ा, मैं आपको बता दूं, कोई AHN ऐसे कोई कॉलेज था वहाँ भी, AHP इंटर कॉलेज, AHP इंटर कॉलेज, वहाँ भी हमने ऐसा मैंने पढ़ने में आया। कास्ट क्या था वो जिसने आपको ट्रिगर किया कि नहीं अब फ्रंट पे आना है हमको? देखिए, मैं सच तो ये है कि अभिषेक भाई आज उस पर इसलिए चर्चा नहीं करता हूँ कि मैं उस चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ा है, लेकिन आप और मैं क्योंकि भारत में हैं, तो इस देश में जाति है और जाति कभी जाति नहीं है, जाति हमेशा रहती है। ये देश की कटु सत्यता है। तो जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो है, कुछ लोग उसका प्रिविलेज है। हालांकि जिससे भी आप मिलोगे वो कहेगा नहीं हम तो जाति मानते नहीं है, लेकिन मैंने किस्सों कहानियों में सुना है कि जोड़ी ईश्वर बनाता है, लेकिन यहाँ तो जोड़ी माँ बाप तय करते हैं, समाज तय करता है, पिता तय करते हैं, दादा तय करते हैं, और वो फिर वो जोड़ी पता नहीं क्यों उसी जातियों में होती है जब माँ बाप की मर्जी से होती है। कुछ लोग इससे बाहर जाके बियॉन्ड द लाइन करने लगे हैं, लेकिन उसको समाज बड़े पैमाने पर, समाज छोड़िए पहले परिवार भी स्वीकार्यता नहीं दे पाता। तो ये सब बातें किस्से कहानी में अच्छी लगती है, लेकिन आज भी जाति व्यवस्था है, लोग जानवरों से प्रेम करते हैं और इंसानों से नफरत करते हैं। ये हुआ था आपके साथ उस समय? हाँ, मैंने स्कूल टाइम में ये लाइफ झेली है, देश में व्यवस्था है, ये मैंने झेली है खुद में। और लेकिन जब इसी स्ट्रक्चर के बीच में, इसी समय के बीच में, जब हमारे गरीब वर्ग के बच्चों पे ताकतवर लोगों ने जुल्म किया, तो उसके खिलाफ भी हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। बड़े मुकदमे, बड़े आंदोलन। आप बहुत क्लियर कह रहे हैं, ताकतवर लोगों ने जिक्र किया, आप ताकतवर लोगों के करके उसको, जिनके पास सत्ता है वो ताकतवर, वो किसी भी जात के हो। नहीं, जाति से सत्ता नहीं आती। इस देश में जो सिस्टम है वो सत्ता देता है। जिनका मीडिया पे कब्जा है, जिनका रिसोर्स पे कब्जा है, आबादी तो यहाँ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी है, जिनका जुडिशरी पे कब्जा है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में कब्जा है, जिनका यूनिवर्सिटियों पे कब्जा है, जिनका पार्लियामेंट पे कब्जा है, वो लोग ताकतवर लोग हैं। और जो ताकतवर है वो ताकतवर है ही। और ताकतवर किस तरह से गरीबों का मजाक यहाँ उड़ाता है और जुल्म करके किस तरह से निर्दोषों को जो है, जिस पर जुल्म हुआ उसी को सजा दिलाता है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने किस्से देखे हैं कि अगर मैं 10 किताब लिखूंगा तो छूटी पड़ जाएंगी। जो आपने खुद जो आपने खुद झेला है, जो मैंने फील किया और जिनमें मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से जिनको मैंने लड़ा है। एक घटना में किताब लिखूंगा तो रूह कांप जाएगी। मैंने राजस्थान में ऐसी घटनाएं देखी। लिखेंगे कभी? लिखेंगे ना, किताब लिखेंगे जरूर लिखेंगे। किताब आएगी जो देखा है, जो झेला है। किताब जिस दिन आएगी, जैसे वो एक किताब मैंने पढ़ी, जो सहा वो कहा, जो सहा वो कहा। अब मैं लिखूंगा कि जो सहा उसको कैसे बदला। वो सड़क से लेके और ये संसद तक का सफर एक सफर है, लेकिन इसके बाद भी जो एक फोर्स खड़ी हुई है, जिसको भीम आर्मी कहते हैं, ब्रांड।